नीलम अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए पूछती है, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू बता। माँ बस पूछो मत, तुम्हें तो पता ही है कि कुछ ही वक्त में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ऐसे में घर में काम करने वाली नौकरानी ने 3 महीने की छुट्टी ले ली है और अपने गाँव जा रही है। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ऐसा करो तुम ही यहाँ आ जाओ कुछ दिनों के लिए। अरे बेटी, मैं आकर क्या करूँगी? तू अपनी सास को ही क्यों नहीं बुला लेती? अभी तो तेरी सास काम करने लायक है, कुछ महीने उनसे ही अपने घर का काम करवा ले और जब काम निकल जाए तो वापस भेज देना। वैसे बात तो सही कह रही हो तुम, मैं जरूर इस बारे में रमेश से बात करूंगी और माँ जी को घर बुलाने के लिए कहूंगी। इतना कहकर नीलम की माँ फोन रख देती है। शाम को जैसे ही रमेश घर आया तभी नीलम ने अपने पति रमेश से कहा, सुनो जी, घर की नौकरानी तो छुट्टी पर गई है। अब इस हालत में मैं भला कैसे अकेले इतना सारा काम करूंगी? क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारे माता पिता को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लें, मेरी मदद भी हो जाएगी और वो भी यहीं कुछ दिन घूम जाएंगे। हाँ ठीक है, कल ही मैं उनसे फोन पर बात करूँगा। रमेश का फोन आते ही गीता जी का चेहरा खिल उठा। आखिर गीता और अनिल 5 साल बाद दादा दादी जो बनने जा रहे थे और जब खबर मिली कि उनका बेटा घर बुला रहा है तो वो और ज्यादा खुश हो गई। लेकिन फिर अचानक उन्हें पिछली बार का बहू का उनके साथ किया दुर्व्यवहार याद आ गया, जिससे गीता जी सोच में पड़ गए कि हमें वहां दोबारा जाना चाहिए या नहीं। जिसके बाद अनिल ने समझाया कि ज्यादा सोचो मत, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे इतने प्यार से बुला रहे हैं, चले जाते हैं, कुछ वक्त बाद लौट आएंगे। अनिल और गीता जी दूसरे शहर में अपने मकान में रहते थे, जिसका आधा हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा था। उनके किराएदार मोहित और प्रीति थे। उनका एक छोटा बेटा वंश भी था। मोहित और प्रीति का टिफिन का कारोबार था। अनिल और गीता इनके साथ काफी मन लगता था। अपने बेटे के घर जाते समय गीता जी ने प्रीति से कहा कि अब वो 6 महीने बाद ही वापस लौटेंगी, तब तक वो घर का ध्यान रखे। इतना कहकर अनिल और गीता जी अपने घर से रवाना हुए और अपने बेटे के घर जा पहुँचे। रमेश उनको लेने स्टेशन गया और अपने साथ घर ले आया। घर में खुशी का माहौल था। गीता जी ने आने के बाद नीलम अब बेफिक्र हो गई, क्योंकि अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। माँ जी करके और चिकनी चुपड़ी बात करके नीलम अपनी सास से घर का सारा काम करा लेती थी। गीता जी सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी, जिसे देखकर अनिल को भी बुरा लगता था, इसलिए वो भी कामों में उनकी कुछ मदद करा देते थे। भले ही गीता जी घर संभाल रही हो, लेकिन उनकी भी अब उम्र हो गई थी और जोड़ों में दर्द रहने लगा था। लेकिन ये बात वह किसी से नहीं कहती थी और दिन रात अपने बहू बेटे की सेवा में व्यस्त रहती थी। गीता जी अपनी बहू को खूब पौष्टिक खाना बनाकर देती थी और खूब ख्याल रखती थी। कुछ वक्त बाद नीलम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने के बाद घर में चारों तरफ खुशियां फैल गई। गीता और अनिल के लिए ये सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि अब वो दादा दादी जो बन गए थे। गीता जी अब तो अपनी पोती के मुंह में पड़ चुकी थी। सारा घर का काम संभालने के साथ साथ अब वो अपनी पोती का भी ख्याल रखने लगी। देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे। दादा दादी के साथ बच्ची भी घुल मिल गई थी और दूसरी तरफ नीलम की नौकरानी भी अपने गाँव से वापस आ गई। मगर अब तो गीता जी की बहू नीलम का अपनी सास से अपना लगभग काम निकल ही चुका था और अब वह उन्हें अपने घर पर वापस भेजने के बहाने तलाश रही थी। एक दिन नीलम ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर दावत पर बुलाया, जिसके लिए गीता जी ने उसके खाने पीने की सारी तैयारी की। उन्होंने नीलम की सहेलियों के लिए काफी स्वादिष्ट और कई तरह के पकवान बनाए, साथ ही साथ उनकी आओ भगत की, अच्छे से स्वागत भी किया। जैसे ही गीता जी नीलम की सहेलियों के लिए खाना परोसने गई, तभी उनमें से एक सहेली ने कहा कि नीलम, तुम्हारी नौकरानी तो बहुत अच्छी है, इसके हाथों में तो जादू है, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। तुझे ऐसी नौकरानी कहाँ से मिली? हमें तो कभी ऐसी नौकरानी नहीं मिलती। अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो हमें भी बताना। अपने सास के बारे में इतना सुनने पर नीलम हंसने लगी और फिर भी उसने नहीं बताया कि वो उसकी नौकरानी नहीं बल्कि सास है। कुछ देर में उसकी सास अपनी बहू की सहेलियों
सहेलियों के पास आकर ही बैठ गए और सबसे कहा कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि नीलम की सास हूँ। शायद ये बात तुम्हारी सहेली ने नहीं बताई होगी। ऐसा सुनकर नीलम की सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से नीलम की तरफ देखने लगी। गीता ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम्हारे लिए घर में नौकरानी रखना स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन अपनी सास को ही नौकरानी बना देना ये कहाँ का स्टेटस हुआ। ये बात नीलम को काफी चुभ गई। उस वक्त वो अपनी सहेलियों के सामने चुप रही, लेकिन बाद में उनके जाने के बाद उसने बवाल मचा दिया और अपनी सास पर बुरी तरह बरस पड़ी। बहू ने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई, मगर अफसोस तो इस बात का था कि इस बीच उनका अपना बेटा ही इस मामले में कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने माँ के खिलाफ सारी बातें सुनता रहा। जैसे तैसे गीता जी ने ये सारी बातें सहन की। गीता जी का अपनी पोती के प्रति लाड प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन यही प्यार नीलम को रास नहीं आया और उसने अपने घर में बच्चे को संभालने के लिए आया रख ली। बच्ची अभी आया को नहीं जानती थी, इसलिए उसके पास नहीं जाती थी। उसे तो अपने दादा दादी की गोद में रहना ही आदत हो गई थी। एक दिन बच्ची अचानक काफी रोने लगी और आया से भी नहीं चुप थी। दादी ने उससे आया की गोद से ले लिया और बच्ची के पेट पर हींग लगा दी, जिसके कुछ ही वक्त बाद बच्ची चुप हो गई और खिलखिलाने लगी। ये देखकर आया नीलम से बोली, अगर मेरी इस घर में जरूरत ही नहीं है तो मुझे काम पर क्यों रखा है? मैं अभी इस वक्त ये काम छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर आया वहाँ से चली गई। इस बात पर फिर नीलम ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगी। और अब भी रमेश चुपचाप तमाशा देख रहा था, लेकिन इस बार अनिल चुप नहीं रहे। अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती देखकर वो बेहद दुखी हो गए और घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इतनी सेवा करने के बाद भी उन्हें ये सब मिला। घर से जाते वक्त उनके बेटे ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका। अनिल और गीता अपने मायूस सा चेहरा लेकर अपने घर वापस आ गए, जहाँ उन्हें देखकर मोहित और प्रीति काफी खुश हुए। लेकिन प्रीति को उनका यूं अचानक वापस आना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जाते वक्त गीता जी कह कर गई थी कि अब वो 6 महीने बाद लौटेंगी, लेकिन वो समय से जल्दी वापस आ गयी और काफी ज्यादा मायूस लग रही थी। गीता जी के हाव भाव देखकर प्रीति समझ गई थी कि उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन वो उस वक्त चुप रही। अनिल को उनके बहू बेटे की बातें चुभ रही थी और वो वही सब सोच सोच कर काफी परेशान हो रहे थे। इतने में ही उनके दिल में अचानक दर्द उठा और जितने देर में उन्हें अस्पताल ले जाते उतने में ही वो अपना दम तोड़ चुके थे। दिल का दौरा पड़ने से अनिल दुनिया छोड़ गए और गीता जी अकेले ही रह गई। पिता के जाने की खबर सुनकर रमेश और नीलम वहां आए और आखिर समय में बेटे के जो जरूरी काम होते हैं उन्हें करके जल्दी वहां से चले गए। उन्होंने एक बार भी अपनी माँ का हाल नहीं पूछा और न ही ये सोचा कि अब वह अकेले उस घर में कैसे रहेंगी। वह दोनों तो अपनी माँ को अकेला ही छोड़ गए। ऐसे में उनके किराएदार प्रीति और मोहित उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते थे। एक दिन प्रीति के बेटे वंश की अचानक तबीयत खराब हो गई। वंश की तबीयत इतनी खराब थी कि उसके लिए उसे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ऐसे में प्रीति का टिफिन का कारोबार देखने के लिए कोई नहीं था, लेकिन गीता जी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उस दिन गीता जी ने ही सबका खाना बनाया और टिफिन पैक करके सबको डिलीवर करवा दिया। जिसने भी गीता जी के हाथ का खाना खाया उसने उनके खाने की बहुत तारीफ की। सभी को उनके हाथ का खाना बेहद पसंद आया। उनके घर के पास एक गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ भी टिफिन की सर्विस दी जाती थी। वहाँ की लड़कियों ने भी जब गीता जी के हाथ का खाना चखा तो उन्होंने भी उस खाने की खूब तारीफ की। कुछ वक्त बाद प्रीति और मोहित जी भी गीता जी का घर खाली करके जाने लगे, क्योंकि अब उन्होंने भी नया घर ले लिया था और अपना नया रेस्टोरेंट भी खोल लिया था, जिसके लिए अब उन्हें ये घर खाली करके जाना था। लेकिन ये बात गीता जी से छुपाकर वो कुछ वक्त गीता जी के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि अभी अनिल को गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और गीता जी अकेले ही थी। जब ये खबर गीता जी को पता चली कि उनके किराएदारों ने उनके लिए अपने नए घर का गृह प्रवेश 2 महीने के लिए टाल दिया था, तो वो भावुक हो गए। लेकिन अब उन्हें जाना था, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को विदाई दी। उनके जाने के बाद गीता जी और ज्यादा
अकेले पड़ गई थी। अब कोई किराएदार नहीं था, जिससे किराए के पैसे भी आने बंद हो गए थे और वो सोच में पड़ गई कि अब घर का खर्चा कैसे चलाएंगी। उनके जाने के बाद गीता जी से हॉस्टल की कुछ लड़कियां मिलने के लिए आई। हॉस्टल की लड़कियों ने गीता जी से कहा कि आप टिफिन सर्विस शुरू क्यों नहीं कर लेती, आपके हाथ का खाना यहाँ सबको पसंद है। ये सुनकर गीता जी ने दीवार पर लगी अनिल की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा कि इस उम्र में नया कारोबार कैसे करूं। लेकिन तभी मन से ये भी आवाज आई, आखिर इसमें हर्ज क्या है। मन ही मन चलती इन बातों ने आखिर में ये फैसला कर ही लिया कि अब गीता जी टिफिन सर्विस शुरू करेंगी। शुरुआत में गीता जी ने प्रीति को अपनी मदद के लिए बुला लिया। प्रीति ने उनकी काफी मदद की, बाहर से सारी जरूरतों का सामान आ गया और लगभग टिफिन सर्विस शुरू कर ही दी। गीता जी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि उनके ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गीता जी बाद में अपनी मदद के लिए 2 लड़कियों को भी अपने साथ रख लिया था, जो बाहर का काम संभाल लेती थी और गीता जी बस खाना बनाती थी। उनका काम अच्छा चलने लगा और काफी इनकम भी होने लगी थी। एक दिन एक हॉस्टल की लड़की ने खाना बनाते वक्त गीता जी की वीडियो बना ली और उनकी इस रेसिपी की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। देखते ही देखते उनकी वीडियो वायरल हो गई और लाखों व्यूज आए। लोगों को गीता जी की वीडियो बेहद पसंद आई। गीता जी की ये वीडियो एक दिन उनकी बहू नीलम के फोन तक भी जा पहुंची, जिसे देखकर नीलम हैरान रह गई। नीलम ने तुरंत रमेश से कहा, देखो तुम्हारी माँ अपना कारोबार चला रही है और खूब कमा रही है, और यहाँ देखो हमारा कितनी मुश्किल से खर्च चल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे तनख्वाह में अब गुजारा नहीं होता। ऐसा करते हैं, माँ जी के पास चलते हैं, उनसे मदद ले लेंगे, बल्कि वहीं जाकर रह लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ ससुर जी के जाने के बाद अकेले ही रहती हैं। इस बात पर रमेश भी राजी हो गया और दोनों अपने परिवार के साथ माँ जी के पास जाने की तैयारियां करने लगे। जैसे ही रमेश माँ जी के घर पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि गीता जी के घर में काफी चहल पहल हो रही थी। हॉस्टल की लड़कियों के साथ वहाँ कुछ मीडिया वाले भी आए थे, जो गीता जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आखिर गीता जी हर जगह इतनी मशहूर हो गई थी। ये सब भीड़ देखकर रमेश का परिवार कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा और गीता जी का बाहर ही इंतजार करने लगा। जैसे ही वहाँ से सब लोग गए, तभी रमेश घर के अंदर आया और माँ जी को देखा। गीता जी ने कहा, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? रमेश ने कहा कि माँ, अब हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद तुम अकेली जो पड़ गई हो। इसके जवाब में गीता जी ने कहा कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम नहीं आए, तो अब क्या लेने आए हो? माफ करना मुझे, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद छुपा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी बिता लूंगी, बल्कि अब तो मैं अकेली भी नहीं रही, क्योंकि यहाँ मुझे मेरा परिवार मिल गया है। हॉस्टल की लड़कियाँ और यहाँ आसपास के सभी लोग मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे भी इनके साथ अच्छा लगता है। ये सारी बातें सुनकर रमेश का चेहरा मायूस हो गया और अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आया। उसे अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ गीता जी की जिंदगी की मानो नई शुरुआत हो गई हो। वो काफी ज्यादा खुश थी और उन्हें अपने बुढ़ापे की भी कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उनका काम अच्छा चलने लगा था। तो इस तरह गीता जी की कहानी यही खत्म होती है। गीता जी ने बहुत कुछ सहा, लेकिन हार नहीं मानी और अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें।